16 जनवरी 1979 एक राजा प्लेन में चढ़ रहा है क्योंकि वो अपने देश को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है। 1 फरवरी 1979 एक इंसान अपने देश में फिर से कदम रख रहा है क्योंकि उसको देश निकाला दे दिया गया था। लाखों लोग उसके स्वागत कर रहे हैं, उसको चीयर कर रहे हैं। 11 फरवरी 1979 एक देश की सरकार पूरी तरीके से गिर चुकी है, वो भी मात्र 26 दिनों में। ईरान पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। जी हां, ये कहानी है ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन से। तो स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर करण अजय गुप्ता मेरे नए चैनल प्रोफेसर करण एक्सप्लेन में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बारे में। ईरान में रेवोल्यूशन से पहले मतलब क्रांति से पहले ईरान के जो सर्वे सर्वा थे, मतलब जो ईरान को कंट्रोल करते थे, वो थे ईरान के राजा। जी हाँ, ईरान क्रांति से पहले राजा के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, मतलब वो एक राजा के द्वारा शासन किया जाता था। वहां पर किसी भी तरीके की डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पर राजा के द्वारा शासन किया जाता था। और ईरान के राजा थे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी। इनके द्वारा ईरान को कंट्रोल किया जाता था और ईरान का पूरा कंट्रोल और पूरा पावर जो था वो ईरान में इन्हीं के पास था। बेसिकली इनको अमेरिका, जी हाँ, यूएसए की बैकिंग थी, मतलब इनको अमेरिका का फुल सपोर्ट था। आप ये भी कह सकते हैं कि ईरान को अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। वहीं इंटरनेशनल स्टेज पे भी अमेरिका के द्वारा ईरान को पूरी तरीके से बैकिंग दी जाती थी। उस समय ईरान में मनी का जो फ्लो था वो काफी तेज था, डॉलर्स की बरसात हो रही थी, वेपन्स आ रहे थे अमेरिका से। ईरान का हर शहर मॉडर्न होते जा रहा था, बड़ी बड़ी इमारतें वहां पर खड़ी हो रही थी। कई विदेशी कंपनियों के हेडक्वार्टर जो थे वो वहां ईरान में थे, मतलब ईरान की राजधानी तेहरान में थे। ईरान को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं था कि ये एक एशियन कंट्री है, ऐसा लगता था कि ये एक यूरोपियन कंट्री है। वहां के लोगों का चाल ढाल, पहनने का तरीका, वहां के लोगों के बोलने का तरीका, बिल्कुल ऐसा फील होता था कि ये एक यूरोपियन कंट्री है। उस समय ईरान की ग्रोथ को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ईरान एक राइजिंग ग्लोबल पावर की तरह बढ़ रहा है। बट इसी डेवलपमेंट के पीछे ईरान के काफी ऐसे लोग और काफी ऐसे नागरिक थे जिनको ऐसा लगता था कि ये जो डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा अमेरिका के द्वारा हो रहा है। ईरान अमेरिका का गुलाम बनता जा रहा है। वहीं जो ईरान के राजा थे वो भी बिल्कुल बिना अमेरिका की परमिशन के कोई भी कुछ काम नहीं करते थे। ईरान की जनता को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहीं उनकी संस्कृति बिल्कुल खोती जा रही है और ईरान में वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे आता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहां के कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, वहां के लोगों का पहनावा चेंज होता जा रहा था, वो बिल्कुल यूरोपियन कल्चर को अपना रहे थे। लोगों को ऐसा लगता था कि ईरान की संस्कृति कहीं खो चुकी है, ईरान वेस्टर्न कंट्रीज की तरह बनता जा रहा है और इसको बाहर के देशों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये एक चिंगारी की तरह थी। जिस तरीके से एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग के लिए काफी होती है, उसी तरीके से ये भी एक चिंगारी की तरह सुलगने के लिए तैयार थी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी के बारे में आपको जानना जरूरी है कि वो एक डिक्टेटर की तरह ईरान को रूल करते थे। उनके अगेंस्ट अगर कोई भी पॉलिटिकल अपोजिशन आवाज उठाता था तो उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था और सेंसरशिप लगा दी जाती थी, मतलब उनको एक तरीके से बैन कर दिया जाता था। उनके द्वारा एक स्पेशल पुलिस फोर्स चलाई जाती थी जो कि उनके लिए ये सारा काम करती थी। उस समय यूएसए और यूके जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था वो ईरान के अंदर सीधा सीधा देखा जा सकता था और इसी वजह से ईरान की जनता के बीच गुस्सा जो था वो बढ़ता जा रहा था। उनका कहना था कि यूएसए और यूके के जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से जो ईरान का जो ट्रेडिशन है और जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो कम होती जा रही हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी ईरान के अंदर देखी जा रही थी, करप्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, अमीर और भी अमीर होते जा रहे थे और जो मिडिल क्लास है और जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो और भी गरीब होते जा रहे थे। ऐसा फील हो रहा था कि ईरान के जो शाह हैं वो केवल वेस्टर्न पावर के पपेट बन के रह गए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक घने जंगल को जलाने के लिए केवल एक चिंगारी ही काफी होती है और वो चिंगारी का काम किया एक न्यूज़पेपर ने। जी हाँ, 1978 में एक न्यूज़पेपर ने एक रिलीजियस लीडर के ऊपर
इंसल्टिंग न्यूज छापी। मतलब उस न्यूज को पढ़ के ऐसा लग रहा था कि न्यूज़पेपर जो है वो रिलीजन का मजाक उड़ा रहा है, बस यही था। और लोग सड़कों पे आ चुके थे, खासकर क्रांति जाग चुकी थी। लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराना स्टार्ट कर दिया, लोग सड़कों पे आ गए। साथ ही साथ उनके साथ में कई स्टूडेंट्स भी मिल गए और लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। बट सरकार ने इस विरोध को कुचलने के लिए सेना का सहारा लिया, फोर्स का सहारा लिया और उन्होंने लोगों के ऊपर गोलियां दागना स्टार्ट कर दी। लोगों की डेथ होने लगी, स्टूडेंट्स मारे जाने लगे और एक एक डेथ से ये क्रांति और भी बढ़ती गई। ये क्रांति, ये विरोध जो था वो 40 दिनों तक चला और ये एक साइकिल की तरह हो गया। लोग विरोध करते, फोर्सेस उनके सामने आती और लोगों की मृत्यु होती, डेथ होती और ये विरोध और भी बढ़ता चला जाता। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा ईरान जो है वो अब सड़कों पे आ चुका है। ईरान के लोग सड़कों पे थे, विरोध प्रदर्शन काफी तेजी से हो रहा था। सरकार के लिए लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सरकार लोगों के विरोध को दबाने के लिए फोर्सेस का यूज कर रही थी और रोज एक नई डेथ हो रही थी। इस सभी घटना को जब ईरान उबल रहा था, इस सभी घटना के ऊपर एक इंसान नजर बनाए हुए था जिसको ईरान से देश निकाला दिया गया था। इस इंसान का नाम था रुहुल्लाह खेमेनेई। खेमेनेई बेसिकली ईरान में इस्लामिक शासन चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ईरान अमेरिका की कठपुतली की तरह काम करे। वो चाहते थे कि ईरान इस्लामिक कल्चर को फॉलो करे। उनकी इन्हीं बातों की वजह से ईरान के राजा ने खेमेनेई को देश निकाला दे दिया था। अब एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। खेमेनेई फ्रांस की तरफ मूव करते हैं। ये बात है 1978 की, 1978 की। खेमेनेई के सारे भाषण्स, उनकी रिकॉर्डिंग कैसेट्स के जरिए ईरान आना स्टार्ट हो गई। ईरान का हर नागरिक उनके भाषण को कैसेट्स के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, टेप मतलब जो भी उनके पास संसाधन थे जिनसे कि वो खेमेनेई के भाषण सुन सकते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, ईरान का हर नागरिक चोरी छिपे उनको सुनने लग गया था। अब ईरान के नागरिक और ईरान की जनता खेमेनेई के अंदर एक रेवोल्यूशन देख रही थी, एक नई आस देख रही थी। इसी बीच एक और नया चेंज आता है। बीबीसी, जो कि लंदन से प्रसारित होने वाला एक चैनल है, वहां पर बीबीसी पर्शियन करके एक नया चैनल स्टार्ट होता है जो कि पर्शियन लैंग्वेज, जी हां, ईरान में बोले वाली लैंग्वेज में एक न्यूज बुलेटिन प्रसारित करता है जो कि रोज रात को 9 बजे ईरान में प्रसारित होता था। इस बीबीसी पर्शियन में खेमेनेई के भाषण को सुनाना स्टार्ट कर दिया। खेमेनेई के जितने भी भाषण थे, उनके जितने भी बातें थी, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स थी, वो वहां उस बीबीसी पर्शियन में प्रसारित होना स्टार्ट हो गई। ईरान का हर नागरिक, क्योंकि ईरान के जितने भी न्यूज चैनल्स थे वो उनकी सरकार के द्वारा कंट्रोल होते थे, इसीलिए उनके विरोध प्रदर्शन की कोई भी न्यूज वहां के न्यूज चैनल में नहीं आती थी। वहीं जितनी भी सच्ची न्यूज थी, सच्ची घटनाएं थी, जो कि और ईरान की जो सच्ची न्यूज थी वो केवल बीबीसी पर्शियन में ही प्रसारित होती थी। आप ये सोचते हो ये कोई टीवी चैनल नहीं था, ये एक रेडियो स्टेशन था। और इसी बीबीसी पर्शियन पे खेमेनेई भी अपना भाषण दिया करते थे। ईरान के लोग रोज रात को 9 बजे इस न्यूज को सुनने के लिए अपने रेडियो के पास आ जाते थे और पूरा का पूरा ईरान इस न्यूज को रेडियो पे सुनता था। और बीबीसी पर्शियन पे प्रसारित होने वाले खेमेनेई के भाषण को ही लोग रिकॉर्ड करके कैसेट्स के फॉर्म में अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जिससे कि खेमेनेई के जितने भी भाषण से उनके जो भी संदेश है वो ईरान के हर नागरिक तक पहुंचे। यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि खेमेनेई को ईरान में लाने का श्रेय जो है वो इंटरनेशनल चैनल्स का है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स का है। इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल अपनी ताकत के साथ लगा हुआ था कि खेमेनेई के भाषण जो है वो ईरान तक पहुंचे, ईरान के लोगों तक पहुंचे। खेमेनेई के रूप में ईरान के लोगों को एक मसीहा, एक रेवोल्यूशनरी लीडर दिखाई दे रहा था। वो उनके भाषण को फॉलो करते थे, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे। अब खेमेनेई कई लाखों लोगों के हीरो बन चुके थे, वो उनको फॉलो कर रहे थे और इंटरनेशनल मीडिया इसी चीज को भुना रहा था और एम्पलीफाइड कर रहा था। दिसंबर 10 और 11, 1978 खेमेनेई के भाषण और उनके संदेशों से एक तरीके से पूरी जनता ईरान की मोटिवेट हो चुकी थी। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग अब ईरान की सड़कों पे आ चुके थे। वो चेंज चाहते थे।
द शाह मस्ट गो, इस स्लोगन, ये नारे जो थे वो ईरान की गलियों गलियों में गूंज रहे थे। अब ईरान की सड़कें, ईरान के शहर ईरान की सेना के कंट्रोल में नहीं थे। वहां के शासन प्रशासन ने अब अपने हाथ खड़े कर दिए थे। अब वो इस रेवोल्यूशन, इस क्रांति को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जो क्रांति और जो लोग अब सड़कों पे आ चुके थे, उनको रोकना अब नामुमकिन हो गया था। 16 जनवरी 1979 ये वो टाइम था जब ईरान के शाह ने ऑफिशियली ईरान को छोड़ दिया था। ईरान की सरकार के द्वारा यह बताया गया कि शाह जो हैं वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, बट ईरान की जनता नहीं, बच्चा बच्चा जानता था कि शाह इस क्रांति से डर गए हैं। उनको लग रहा है कि उनका अब समय आ गया है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इस डर से उन्होंने ईरान छोड़ दिया था और लोगों को यह पता था कि अब शाह कभी भी नहीं आएंगे। राज परिवार का शासन जो कि ईरान में सैकड़ों सालों से चल रहा था, उसका अंत अब हो चुका था। बिना किसी लड़ाई से, केवल एक इंसान के भाषण, एक संदेश और एक मोटिवेशन से ईरान की सरकार गिर चुकी थी। वो राज परिवार, राज शासन जो कि सैकड़ों वर्षों से ईरान पे राज करते आया था, वो ढह चुका था, वो गिर चुका था। 1 फरवरी 1979 एक प्लेन तेहरान में लैंड करता है। इस प्लेन के अंदर हैं खेमेनी। लाखों लोगों का सैलाब खेमेनी के स्वागत करने के लिए तेहरान की सड़कों पर तैयार है। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग रो रहे हैं। उनको खेमेनी के अंदर अपना नया लीडर दिखाई दे रहा है, एक ऐसा इंसान जिसको देश निकाला दे दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि इस इंसान को कभी भी मार दिया जा सकता है। आज वो इस देश की आवाज बनकर, एक लीडर बनकर वापस लौटा है। 11 फरवरी 1979 अब ईरान के अंदर सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। ईरान की राजशाही सरकार गिर चुकी है, सेना बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है। सैकड़ों सालों से चला आ रहा ईरान पे राजशाही शासन का अब अंत हो चुका है। ईरान अब इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट हो चुका है। अब ईरान में इस्लाम के कहे अनुसार शासन चलेगा, खेमेनेई का शासन। वो देश जो कि वेस्ट के ऊपर डिपेंड किया करता था, अमेरिका से बिना पूछे वहां पर किसी भी तरीके का निर्णय नहीं लिया जा सकता था, अब वहां पर बिल्कुल चेंज हो चुका है। सारी चीजें वहां पर अब बदल चुकी है। अब इस्लाम वहां का सेंटर बन चुका है। जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो अब इस्लाम के कहे अनुसार लिए जाएंगे। वहां पर रिलीजियन सेंटर ऑफ पावर बन चुका है। ईरान के पुराने दोस्त अब जा चुके हैं। अब यहाँ से ईरान एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। अब ईरान अपने साथ कुछ नए दोस्तों को जोड़ेगा और अब एक नई शुरुआत करेगा। 1964 को रोहिल्ला खोमेनी को ईरान से देश निकाला दे दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ईरान के शाह की नीतियों की आलोचना करी थी। सबसे पहले वो इराक गए और उसके बाद 1978 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में वो मूव हुए। 11 फरवरी 1979 को जैसे ही ईरान के अंदर राजशाही खत्म हुई, राजशाही का अंत हुआ, वैसे ही ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। खमेनी एक सुप्रीम लीडर की तरह उभरे और उनको ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। और उन्हीं के साथ में जितने भी ईरान के रिलीजियस लीडर थे, वो उन्होंने सरकार के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया। खोमेनी के सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान के अंदर स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ को लागू कर दिया गया। साथ ही साथ जितने भी लेफ्टिस्ट थे, लिबरल्स थे, जो कि अपोज कर रहे थे इन सारी प्रोसेस का, उन सभी को सप्रेस कर दिया गया, उनको दबा दिया गया, उनको कुचल दिया गया। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही खेमेनी सुप्रीम लीडर बने, उन्हीं के साथ में जो मीडिया था उसको फिर से कंट्रोल कर दिया गया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ईरान के अंदर। यहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो BBC पर्शियन, जिसकी वजह से खेमेनी ईरान में वापस लौटे थे और सुप्रीम लीडर बने थे, कुछ सालों के बाद उसको भी ईरान में बैन कर दिया गया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको भी सोचना चाहिए और जिसका जवाब आपको मिलने से भी नहीं मिलेगा, वो ये था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाह को यूके और अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, फिर भी यूके, जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में BBC, जो कि ब्रिटेन का ही एक चैनल है, यूके का ही एक चैनल है, वहाँ से खेमेनी के जो भाषण थे उसको प्रसारित किया गया BBC पर्शियन के माध्यम से। और उसी BBC पर्शियन में जो खेमेनी के जितने भी मैसेजेस चले थे, जो उनके भाषण थे, उसी की वजह से ईरान के अंदर क्रांति आई।
तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि शाह के जब यूके की गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, तो ऐसा क्या हुआ कि यूके ने ये सारी चीज़ें अलाउ करी और शाह का तख्ता पलट करवा दिया। ये आज भी इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। इस वीडियो में अगर हम देखें तो ईरान में जो रेवोल्यूशन आया उसका क्या रीजन था, कई सवाल हैं। शाह ने जिस तरीके से ईरान को मॉडर्न बनाया, जिस तरीके से डेवलप किया, क्या ये उनकी गलती थी? क्या शाह अमेरिका के प्रति उनका जो झुकाव था, जिस तरीके से वो अमेरिका से बिना पूछे किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं लेते थे, क्या ये उनकी गलती थी? क्या सारा का सारा पावर ईरान में केवल एक ही इंसान के पास था, क्या ये इसका रीजन था? इसका क्या रीजन था कि खेमनेई एकदम से लाइमलाइट में आ गए? क्या रीजन था कि खेमनेई एकदम से फ्रांस में मूव करते हैं? बीबीसी पर्शियन खेमनेई के भाषण जो है वो उनके ब्रॉडकास्ट में सुनाना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ खेमनेई के संदेश और भाषण टेप्स के माध्यम से ईरान में पहुंच जाते हैं, ईरान के लोगों तक पहुंच जाते हैं, ईरान के घरों घरों में बजने लग जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई चाल थी, कोई सोची समझी साजिश थी? क्या कोई चाहता था कि ईरान के अंदर अमेरिका का जो प्रभाव है वो खत्म हो? ये एक सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में रखिए। इस क्रांति का मेन रीजन क्या था? इससे ईरान को क्या मिला? क्या ईरान को इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये सारे सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा है और आपकी भी कोई राय है इस वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप अपनी राय दे सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए और हिस्ट्री में हुई वो घटनाएं जिसने दुनिया को बदल के रख दिया, इन सभी घटनाओं के ऊपर अगर आप और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, रोचक तथ्यों को जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा नया चैनल प्रोफेसर करण एक्सप्लेन। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।